हमने सुना है कि जो आपका बचपन है वो आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, हम तो पूरा क्षेत्र आदिवासी है। जी। मैं खुद भी मूल आदिवासी हुँ। समाज से ही हूँ। और हमारा पूरा जो कार्यक्रम था, हमने पूरे जिले में मैंने काम किया है। जी। और हमारा ये था कि भी हम गरीब आदमी के घर पे आज भी जाते हैं। जी। उसके घर पे जाना होगा, उसके घर का खाना खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा जी। अपना। वो कितना बड़ा खुश हो जाएगा, यार मेरे सब मेरे घर पे आए, खाना खाया, चाय पियेंगे, मतलब पानी पी लेंगे। लेकिन हमारा जुड़ाव, ये एक जुड़ाव रखने का एक तरीका भी है। और हम अगर आपस में मिलेंगे, जैसे आप और हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आज हम पहली बार मिले, बिल्कुल। कल आपकी कोई समस्या होगी तो हम भी आपके लिए, हमारी कोई समस्या तो आप भी हमारे लिए। एक दूसरे का ऐसे मिलने से, जुड़ने से, आने से, जाने से हमारे संबंध बनते हैं। और मेरा हमेशा यही रहा है कि जिसके साथ मैंने संबंध जोड़ा, आज दिन तक मेरे जीवन में मैंने तोड़ा नहीं है। पूरे क्षेत्र के अंदर आप कभी विधानसभा में आके देखिए, मैं एक ही बात करता हूँ, एक ही चीज कहता हूँ, चाहे पब्लिक की बात हो, चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे छोटा कार्यक्रम, पर हमारा इनसे एक ही संवाद है कि भाई आप और हमारे जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को हम और अधिक मजबूत करें। और रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है और मेरी भी है। जिससे हम संबंध बनाना चाहते हैं, जिस परिवार से हम जुड़े हुए होना चाहते हैं, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि हमारे साथ संबंध रखना। हमारी भी जिम्मेदारी है उसके साथ संबंध रखना। समय समय पे उसके सुख दुख तकलीफ परेशानी में हमको भी मदद करनी है। हमारी जब आवश्यकता तो उसका उपयोग भी करना है। तो इस तरह से संबंध हमने क्षेत्र में बढ़ाए, और सभी लोगों से अच्छा स्नेह है, मेरे साथ प्रेम है, और सब लोग मिलकर के काम करते हैं। और अभी तो गढ़ी विधानसभा की तो ये स्थिति है कि विपक्ष तो उधर कोई दिखता ही नहीं मेरे को। मेरे सामने कोई है नहीं, कुछ एक आध दो लोग थे, लेकिन एक बार पिछली बार हार गया, एक अभी हार गया, इसके बाद इनका विजन खत्म हो गया। अब वो नया पेड़ कोई उगाएंगे तो खड़ा होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी इतनी बड़ी वो नहीं है। फिर भी चलता है। कभी कांग्रेस ने एक हमारे आदिवासी समाज को गलत तरीके से, जैसे पिछली बार बीटीपी पैदा करवा दी उन्होंने, और अभी एक बाप पार्टी को उन्होंने खड़ा कर दिया। और आदिवासी समुदाय इस चीज को समझ नहीं पाए, उन्होंने गलत तरीके से प्रचार किया कि अगर मोदी जी 400 पार ले आएंगे तो आरक्षण हटा देंगे, और कई सारी सुविधाएं हट जाएगी, संविधान बदल जाएगा। ये झूठा प्रोपोगंडा कांग्रेस ने फैलाया और आदिवासियों को ऐसे भ्रमित कर दिया कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, जब आरक्षण तो जीवन में कोई खत्म कर नहीं सकता। तो इस तरह से दूसरा क्या कि इन्होंने, जब कांग्रेस ने 60 साल तक एक तरफा शासन किया उन्होंने, तो वो लोगों को रोजगार नौकरी नहीं दे पाए, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने क्या करा कि वो जो बाप पार्टी से कुछ दो तीन विधायक हमारे साथी जीत गया है, इन्होंने युवाओं को क्या कहा कि हम 8वीं पास को नौकरी दे देंगे, 10वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास को हम नौकरी लगा देंगे। तो हमारे यहाँ युवा जो इस कांग्रेस की माया जाल के अंदर, कांग्रेस की माया जाल मतलब ये था कि बाप पार्टी कांग्रेस की पैदाइश है, बी पार्टी है, आज भी ये लोग सब साथ में रहते हैं। तो कांग्रेस ने ऐसा एक योजना बनाई कि भाई आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो भोला भाले, हमारे इतने भोले लोग हैं, वहां पर आप इतने सीधे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, बेईमानी का नाम नहीं। जो भी आदमी एक बार आता है तो वहां रहने के बाद समझता है कि नहीं यार अच्छा एरिया, मैं शांति से जी सकता हूँ, शांति से रह सकता हूँ। ऐसे सीधे स्वभाव के लोग हैं। अब इनको उन्होंने कह दिया तो बेचारे बच्चों को समझ आ रहा है, यार मैं 8वीं पास नौकरी मिल जाएगी, मैं 10वीं पास नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं ये ले आऊंगा ना, वो कर दूंगा ना, वो कर दूंगा, ऐसे उनको एक भ्रमित कर दिया। और युवाओं ने, उन्होंने भ्रमित करके युवाओं से उन्होंने वोट तो ले लिया, लेकिन अब ये कर क्या पाएंगे, कैसे होगा मैडम आप बताइए ना। ऐसा 8वीं पास को नौकरी कहाँ है अभी तो। आप एक साधारण आवेदन भी करने जाओगे तो कम से कम आपका 12वीं तक का तो आपका एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। चपरासी के लिए MA BA लोग आ जाते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें इस तरह से जो भ्रमित किया, लेकिन ये धीरे 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 करके ये भी खत्म होने वाला है। सब वापिस मुकाम पे आ जाएगा, इसलिए इसी कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र में बढ़िया है, शांति है। जो लोग अगर के भटके हैं तो उनको भी हम प्रयास करेंगे, इनको वापस लाएंगे मुकाम पे और सही मार्ग पे इनको रखेंगे हम लोग। आपसे सवाल है सर कि इन आने वाले 5 सालों में आप अपने क्षेत्र के लिए क्या योजनाएं, क्या नीति आप अपनाने वाले हैं जिससे जनता को सुविधाएं मिले? देखो ऐसा है, अभी इन्होंने पिछली बार हम्म। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोल दी है, जी। ठीक है। हम्म। और वो ऐसी जगह पे खुलेगी जो बिल्डिंगें जर्जर थी, हम्म। जो बिल्डिंगें अनुपयोगी है, हम्म। ऐसी बिल्डिंगों में उन्होंने कर दिया हम्म। कि भाई इसमें महात्मा गांधी खोल दी। अब महात्मा गांधी विद्यालय आपने खोल दिया तो आपके पास भर्ती नहीं करी, शिक्षकों की भर्ती नहीं करी, तो इसकी वजह से वो होनी चाहिए। हम भी अंग्रेजी माध्यम चाहते हैं कि इच्छा है, लेकिन हमको सबसे पहले बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग के बाद में हमको स्टाफ चाहिए।
स्टाफ होगा तभी तो वो विद्यालय चल पाएगा। तो ऐसे हमारे क्षेत्र में जो भी विद्यालयों की जो दुर्दशा है, हमको पहले, अभी हम विधायक बने पहली बार, पहली सरकार भी हमने देखी है, लेकिन पहली बार हमको हमारे शिक्षा मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने हमसे प्रस्ताव मांगे, और हमने विधायक बनने के जस्ट जैसे दिसंबर जनवरी में हमसे मांग लिए थे, और हमने प्रस्ताव, हमारे जब 5-25 विद्यालय जिनकी हालत ठीक नहीं थी, कमरे नहीं थे, लैब नहीं थे, पुस्तकालय नहीं थे, जो जो मूलभूत सुविधा से वंचित थे, वो हमको पैराग्राफ बना के दिया था कि भाई इस तरह के काम अपन देंगे। तो हमने तुरंत उसको हमने अनुमोदन कर दिया, अनुमोदन किया और सैंक्शन भी हो गए, सैंक्शन हो गए, और ये काम अभी टेंडर हो गए, चलने वाले हैं। ऐसे ही अभी फिर हमको 3.5 करोड़ के हमसे प्रस्ताव वापस मांग लिए, जो विद्यालय मरम्मत योग्य हैं या नए कमरे बनाने हैं या क्या आवश्यक है विद्यालय में, ये बिल्कुल हम अभी भेजने वाले हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो जब तक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पिछड़े क्षेत्र में जो बिल्डिंग भी अच्छा होना चाहिए, स्टाफ भी होना चाहिए, तो अब सबसे बड़ी समस्या है कि अध्यापकों की कमी, और उसको हम पूरी करने के लिए सरकार से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं। तो जब अध्यापक पूरे हो जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। रहा बिजली की समस्याएं हैं, इसके बारे में तो अपन पूरा पूरा हम कर लेंगे, लेकिन अभी हम आरटीआई खुलवाएंगे, हमारे आरटीआई खुलेगी, जिससे क्या होता है कि बच्चे प्रशिक्षण लेंगे। कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, वो भी हमारे आना चाहिए। नगर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको हम सरकार से ले जाके हम वहाँ खड़ा करेंगे। कुछ औद्योगिक क्षेत्र के बारे में विचार कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ एक माई सीमेंट का प्लांट चल रहा है, लेकिन अभी वहाँ पर अभी और पर्याप्त भंडार भी है और बहुत कुछ संभावनाएं हैं। तो उसके लिए भी हमने एक बार प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले इसी 5 साल के अंदर 2-3 सीमेंट फैक्ट्रीज मेरे यहाँ और आने वाली है, और ये 3 फैक्ट्रीज आ जाएगी तो हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ा एक, लोगों को रोजगार देना, उनको मजदूरी देना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो ऐसे हम औद्योगिक क्षेत्र लगाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का सपना है जो मोदी जी का है, हमारी पार्टी का है, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम युवाओं को प्रेरित करेंगे। आज बहुत सारी केंद्र सरकार की योजना है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए फ्री ऑफ प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, और उसको पैसा भी दिया जा रहा है। ये आपके आजीवन मिशन है, जिसके अंदर महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, लखपति दीदी बनाई जा रहे हैं। ये सब लोग क्या है कि उस मिशन से जोड़ करके प्रशिक्षण ले करके इनको लोन भी दिया जा रहा है, और बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है, जिससे वो अपने पाँव पर खड़ा हो, खुद व्यवसाय करे, और व्यवसाय करके खड़ा हो, और वो पैसा भरे। अगर वो पैसा भर देगा तो उसको दुगुना वापस मिलेगा। विश्वकर्मा योजना है, ऐसी कई सारी योजना है जो केंद्र सरकार की योजना है, आम आदमी को हम पहुंचा रहे हैं, और वो अपने पाँव पे कोई दुकान कर लेगा, कोई कपड़े का काम कर लेगा, कोई सिलाई का काम कर लेगा, कोई जूते बनाने का काम कर लेगा, कोई फल सब्जी उगाने का काम कर रहा है। इस तरह से लोगों को हम पूरी तरह से जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि गरीब कल्याण योजना के अंदर 3 लाख रुपए की जो मोदी जी की विजन है वो मिल रहा है, तो 3 लाख के अंदर खेत अच्छा कर लेगा, फिर हम उसको अच्छे बीज उपलब्ध कराएंगे, अच्छे बीज इसके उपलब्ध हो जाएंगे तो उससे वो पैदाइश करेगा। मैं खुद भी सब्जी घर की खाता हूँ, मेरे खुद घर पे पैदा कर रखी है। मैं जयपुर से यहाँ आता हूँ तो अभी भी मैं घर से सब्जी लेके आया हूँ। तो वो क्या है कि बिना खाद की है और देसी खाद से उत्पादन हो रहा है। आज मेरे मेरे घर में, मेरे खुद खेतों में भी मिर्ची, लौकी, करेला, बैगन, शिमला मिर्ची सब अपने खुद घर पे है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज होगी। मैं खुद भी सोचता हूँ, पर अब जब शुरू से मैं भी ये काम करता था, तो मैं, हमारे बच्चे भी ये काम करते थे। वो एक मेरा बच्चे का पोता, एक दिन में उसने वीडियो भेजा कि भिंडी ले लो, भिंडी। मैंने कहा तू कहाँ चिल्ला रहा है भाई, लद्दाख हमारा है और भारत में उसको हम कन्वर्ट कराएंगे, ऐसा हमारे विजन है। उस विजन को हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। उसके लिए क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो विपक्ष को तो आप जानते हो, कुछ ने मुस्लिम को खड़ा कर दिया, कुछ ने क्रिश्चियन को धर्म परिवर्तन कराने का काम कर दिया। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मैं 2 बार चुनाव लड़ा, मैं आज दिन तक चुनाव लड़ा, लेकिन मैं हिंदू को वोटों से जीतता हूँ। मैं दूसरों से वोट मांगता नहीं हूँ, और मैं जाता भी नहीं। हार जाएंगे तो स्वीकार है, लेकिन गलत लोगों के वोटों से हम हमारे राजनीतिक जीवन को हम संवारना नहीं चाहते। हम हमारे लोगों की ताकत से ही राज में आएंगे, हमारे लोगों की ताकत से ही हम शासन करेंगे, और सेवाएं सबकी करेंगे, सुविधाएं सबकी करेंगे। छोटा सा
तो ऐसे क्या, वो अब दिक्कत आ गई, उसको अब करना क्या, खेत में कर तो दिया। मैंने कहा यार मैं एमएलए बन गया, तुम बेचने जाओगे तो कौन जाएगा? ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि जिसको भी सब्जी चाहिए ये आके ले जाओ, तो काफी लोग वहां आ जाते हैं वही, और वो नौकर चाकर है वो बैठे हैं तो दे भी देते हैं ले भी लेते हैं, नहीं सब किताब अपने कुछ अपने लोगों के खाने के लिए अच्छी सुविधा हो जाती है। और मैंने जो सब्जी का जो प्रोडक्ट लगा रखा है उसमें अधिकतम मेरे जो मिलने वाले लोग ही आते हैं, और वो अपने आप चले जाते हैं और अपने घर के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शुद्ध सब्जी अपने यहाँ मिल रही है। तो इस तरह से एक व्यवसाय है जिसको आम आदमी कर सकता है, और हमारे उस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा चल रहा है ये। जी, बिल्कुल। सर, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी कि आपके लोग जो है क्षेत्र के, आत्मनिर्भर भारत की हमने अभी बात की थी, आपकी तरफ से, आपके क्षेत्र की तरफ से आत्मनिर्भर भारत बनाने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों ने निभाई है? देखो, आत्मनिर्भर मैंने अभी आपको बताया जी, ना कि हम हर आदमी को काम देंगे, जी, हर आदमी को योजना से जोड़ करके उसको काम दिया जाएगा। जब उसके पास काम होगा तो वो दो पैसे कमाएगा, और दो पैसे कमाएगा तो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। वही तो आत्मनिर्भर भारत है। जी, हर आदमी को काम चाहिए, हर आदमी को कमाना चाहिए, और हर आदमी कमा तब पाएगा कि हम किसी न किसी माध्यम से उस आदमी को रोजगार दें। कहीं न कहीं हम रोजगार दे सकते हैं। तो कोई प्राइवेट जॉब है, फैक्ट्रीज है, कृषि के क्षेत्र में है, सारी चीजें अगर हम ध्यान रख करके करते हैं तो हर आदमी को काम मिल जाएगा। तो उसको जब काम मिलेगा तो वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, दूसरे पे वो आश्रित है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि आदमी दूसरे पे आश्रित नहीं हो, पति भी कमाए और पत्नी पत्नी भी कमाए, वो भी अपने आप खड़ा हो जाएगा, पत्नी भी अपने, बेटा है तो बेटा भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी होगा जब तक हम हर आदमी अपने पाँव पे खड़ा होकर के कमाने का काम नहीं करेगा, तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं हो सकता। और उसके लिए हम प्रशिक्षण भी दे रहे हैं लोगों को। हम बार बार जैसे हमारे कार्यक्रम होते हैं, मीटिंगें होती हैं, कुछ उद्घाटन वगैरह बड़े कार्यक्रम, उसमें हम युवाओं सबको प्रेरित करते हैं। बहुत सारे लोग, हमारे गुजरात नज़दीक पड़ता है तो वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ पर भी उनको पर डे 1,000 रुपये कमा लेते हैं। यहाँ भी हमारे ऐसे काम चल रहे हैं, कोई कारीगर बन गया, कोई अलग अलग तरह कारीगर, कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई ये सैनिटरीज का हो गया, ऐसे लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोई हैंडपम्प का हो गया, कोई लाइट फिटिंग का। तो ये जो काम प्रशिक्षण ले करके लोग अपने आप जो जुड़ के कमा रहे हैं, तो ऐसे कामों में हम लोगों को जोड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, और हर परिवार को उसके साथ हम प्रेरित करेंगे, तो धीरे 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 ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ जाएगा। और आपको बताऊं कि मैडम बहुत सारी योजना ऐसी है केंद्र सरकार की जो आदमी जानता है। जी, अब विश्वकर्मा योजना इन्होंने अभी निकाली, वो जैसे कोई मेसन का काम कर रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई जूता बनाने का काम कर रहा है, तो कोई लकड़ी का काम कर रहा है, तो उसको 2 लाख तक बिना ब्याज का मिल रहा है। वैसे वो मजदूरी कर रहा है, एक मकान की दीवार चल रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कारीगर मेसन का काम करता है उसको भी सरकार 2 लाख रुपए दे रही है, उससे वो अधिक पैसा कमा करके वो पैसा भी भरे और आगे मजबूत बने। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, छोटी छोटी योजनाएं, जिसके बारे में आज मैं तो कह रहा हूँ कि मैं एमएलए होने के बाद भी मोदी जी की जितनी योजनाएं जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत युवाओं को, बेरोजगार को, माताओं को, बहनों को, बालक बालिकाओं को अपने पाँव पे खड़े होने की योजनाएं इतनी है, जितना जितना हमें मौखिक नाम याद नहीं है। अगर वो लिस्ट लेके आप देखेंगे तो आप पता लगाएंगे, पता ही नहीं, हम भी नहीं बोल पाते। कोशिश करते हैं कि हम सारी योजनाएं बोले, हम जाते हैं मीटिंग में तो बोलेंगे और मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना का हम बखान करें, लेकिन हम बोलते बोलते हम 4-5 पे जाकर हम भी अटक जाते हैं, ध्यान में दूसरी बातें आ जाती है। तो ये इतनी योजनाएं हैं कि आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से बनेगा। और देखो आप, पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री हमारे हैं जिन्होंने हमारा 100 साल पूरे हो रहे हैं ना, 47 में आज़ादी। आज हम कितने हैं, आज हम 22-23 में चल रहे हैं, लेकिन 2047 का बजट हमारी सरकार ने उस विजन को देखा है कि भाई अभी जो पहला बजट हमारा आया है उसको ये ध्यान में रखा गया कि 2047 में हमारा राजस्थान कैसा होगा। मोदी जी का विजन है कि 2047 में हमारा देश कैसा बने। और आज देखते हैं, अब आज पूरे देश के अंदर आप देखिए कितने प्रधानमंत्री आपने देखे होंगे, सबका इतिहास आपको पता है। लेकिन आज जो भारत की जो पहचान हुई है, भारत आज जिस ऊंचाइयों पे पहुंचा है, वो शायद इसके पहले कभी इतिहास में नहीं पहुंचा। आज देखिए हमारा एक एक वो विषय हुआ था जब गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ था, और इस विषय को लेकर के मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, और वहां पर विदेशों से ये प्रतिबंध लगा दिया कि उनको अमेरिका जाने के लिए उनको
वीजा नहीं दिया जाए, और नहीं दी। लेकिन जब भी 14 के अंदर जब चुनाव होते हैं और भारत की देश की जनता ने एक ही तय कर लिया कि मोदी जी हमारे बड़े प्रधान होने चाहिए, तो चुनाव के बाद में जो अमेरिका मना कर रहा था कि हम नहीं देंगे, लेकिन रिजल्ट आने के पहले, प्रधानमंत्री आने के पहले अमेरिका ने मोदी जी को निमंत्रण भेजा। आपको पता होगा, नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग जानते हैं इस चीज को। उनको निमंत्रण भेजा कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले, और पहली यात्रा आप हमारे अमेरिका की करेंगे। और आज हमारे, आप इंदिरा गांधी को देखो, राजीव गांधी को देखो, कितने प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लगा करके लाल बहादुर शास्त्री, जितने प्रधानमंत्री, इनको देख लीजिए कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति कभी किसी को रिसीव करने के लिए नहीं जाता है। लेकिन पहली बार इतिहास के अंदर, पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे जाता है। और आज देखिए, जो इनके विदेशों में जाते हैं मोदी जी, इनके जो सम्मेलन होते हैं, तो आज हमारे मोदी जी आगे चलते हैं, बाकी जितने राष्ट्राध्यक्ष पीछे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी इतनी बड़ी शक्ति है। आज देखिए यूक्रेन और रूस की कितने समय लड़ाई हो रही है, तो मैं बोल गया 2 साल हो गए शायद, ठीक है। आज दिन तक किसी ने इनके ऊपर नजर नहीं डाली, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, बैठ के शांति का संदेश दे के आते हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में ये चला। कुछ लोगों ने आपत्ति भी करी, यूक्रेन ने भी किया, मोदी जी कैसे गए, लेकिन मोदी जी के वहां जाने से कुछ सुधार की उम्मीदें बनी है। तो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को खगाल दिया, और पूरे विश्व, और आपको पता है कि पहले सारे काम ऑफलाइन होते थे भारत में, लेकिन 14 के बाद सारी दुनिया को ऑनलाइन किया तो मोदी जी ने कर दिया, जिससे भ्रष्टाचार खत्म होने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया। आज आप, हर आदमी काम करेगा, उसके घर में, उसके खाते में पैसे जा रहे हैं, और वो खाते से निकाल के अगर भ्रष्टाचार में दे रहा है तो वो तो उसकी गलती है। लेकिन वो एक काम कितना बड़ा हो गया, आप देखिए इस चीज को, कि गरीब महिला, लोग बैंक से डरते थे। हमारे वहां तो क्या होता था कि सेठ साहूकार होते थे, सबके अपने अपने सेठ, भाई ये सेठ साहूकार मेरे सामान लाना, ले जाना, मैंने अनाज बेचा है तो मेरे पास 50,000 रुपये पड़े, वो घर में नहीं रखता था, वो साहूकार के वहां रख देता था। ये लो सेठ जी आपके पास रखना, और मेरा जो चाहिए तो मैं आपको ले जाऊंगा, ब्याज ब्याज कुछ नहीं। हमारे वहाँ ये प्रथा चलती थी कि अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो बहुत कम हो गया अब। लेकिन वो बड़े सेठ साहूकार होते थे, बड़े व्यापारी होते थे, उनका एक ही काम था कि इसके इसके पास 50,000 आया, बच्चा अहमदाबाद कमा के आ गया, बॉम्बे कमा के आ गया, कुवैत कमा गया, पैसा कहाँ है भाई, तो वो सेठ साहूकार के वहां रहता था। मोदी जी ने इस देश के हर आदमी को 13 से लगा करके ऑनलाइन जो व्यवस्था शुरू हुई, चाहे वो जंगल में रह रहा है, चाहे पहाड़ में रह रहा है, कि चाहे गुफा में रह रहा है, लेकिन उस आदमी को पकड़ करके बैंक तक ले जाने का काम किया। और आज उसको ऑनलाइन कर दिया, तो बैंकिंग के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी सुरक्षित रख रहा है वो। कितनी बड़ी बात है ये। तो ये काम कभी, देखो, आप और हम जानते ही नहीं थे, ऐसे ऐसे काम मोदी जी ने जो किए हैं और आज भी चल रहे हैं। और हमारा एक मूल उद्देश्य, हमारा जो अंतिम में आपको बताऊंगा, हमारा जो मन की जो इच्छा रहती है, हमारा जो लक्ष्य है, देखो हम शुरू से जब इस राजनीतिक में आए, तो उस समय हम ये नहीं जानते थे कि हम कभी एमएलए बनेंगे या सरपंच बनेंगे या वार्ड पंच बनेंगे, ऐसा नहीं था। हम राजनीतिक में आने के पहले हमने जो काम किया, तो हमारा ये स्वार्थ नहीं था कि हम कभी सरपंच भी बन जाएंगे, न हम कभी प्रधान बन जाएंगे, न हम कभी पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, एमएलए, मिनिस्टर बने, ऐसा कोई वो सब्जेक्ट नहीं था। हमारा मूल सब्जेक्ट ये था कि भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना, अखंड भारत का निर्माण करना, और भारत को विश्व गुरु बनाना। ये हमारे शुरुआती ये लक्ष्य थे, वो पहले भी थे, आज भी है, और आगे भी रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, भारत अखंड भारत बने, और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचे। हम जो भारत को खंडित किया है, वो हमारे मन में हमेशा, हम एक बार तो दिन में जरूर सोचते हैं कि जिस भारत माता को जिसने खंडित किया है, उसको हम पुनः एक बार वापिस भारत में स्थापित करके दिखाना चाहते हैं। ये हमारा सपना है। हमारे जो अग्रज थे, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना, मूल लक्ष्य था। तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाता। इसलिए हमारा मूल उद्देश्य ये, एमएलए बन गए, हम मजे कर रहे हैं, या सरपंच बन जाएंगे, कल मंत्री बन गए, कल जिला प्रमुख, वो लक्ष्य, ये हमारा काम है कि हम उस पद पे जा रहे हैं, जनता हमको भेज रही है, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य तो वही है
कि हम जब तक हमारा विश्व गुरु भारत बनेगा तब जाके हम शांति से जिएंगे। और आज भी लोगों को, बच्चों को, सबको हम यही बताते हैं कि भाई भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। और आपको लगता होगा अभी कि भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। धीरे 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 दूसरे देश भी समझ रहे हैं। आज हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा सुधार हुआ है। आज पड़ोस का चीन है, पाकिस्तान है, इनकी हालत खराब हो रही है। पहले आप देखो कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती थी, हमारे लोग दर्शन करने के लिए जाते थे तो गाड़ियां टूट जाती थी, कितना बड़ा होता था। आज वहां पर कितनी बड़ी शांति होगी। और लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी, और आज आराम से एक साधारण आदमी भी वहां तिरंगा फहरा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और आपने देखा होगा अभी लद्दाख वगैरह के अंदर लोग सारे क्या कह रहे हैं, भारत में हमको जाना, हम भारत में रहना चाहते हैं। मोदी जी ने देखो कभी ऐसा नहीं करा कि क्रिश्चियन को नहीं मिले, मुस्लिम को नहीं मिले, बौद्ध को नहीं मिले, हिंदू को नहीं मिले, एसटी को नहीं मिले, ऐसा थोड़ी किया। सबको फायदा मिल रहा है। लेकिन ये लोग खाने के बाद भी भारत के विपरीत में इनके जो विचार बने हुए हैं, वो चीज हमें ठीक नहीं लग रही है। भाई आपको आवास भी मिल रहा है, आपको नल भी मिल रहा है, आपको बिजली जो हमको मिल रहा है, नल, पानी, बिजली, खेती, जो सब आदमी को मिल रहा है, सबको मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। अरे तुम खा रहे हो और तुम फिर हमारे देश के खिलाफ, अगर तुम्हारे अंदर की आत्मा बोलेगी तो ऐसे लोगों को हम पसंद नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हम हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कि सारा मुसलमान खराब हो सकता है, सारा क्रिश्चियन खराब हो सकता है, ऐसा नहीं है। देशभक्त तो मुसलमान नहीं रहेगा। आपने देखो इतिहास पढ़ेंगे अपन तो बहुत सारे मोहम्मद में जो देशभक्त, राष्ट्रभक्त रहे हैं, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। तो जो यहाँ का हमारा जो स्थानीय जो मूल भारत का जो मुसलमान है, वो कभी दंगे नहीं करता, वो कभी लड़ाइयाँ नहीं करता, वो हिंदुओं के साथ में, सभी के साथ में मिलजुल करके रहता है। ये तो जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति की, आज देखो रोहिंग्या आ रहे हैं, आज बांग्लादेशी आ रहे हैं, पाकिस्तानी घुसपैठी आ रहे हैं। इन लोगों ने क्या है कि यहाँ अपने देश में आकर के शरण ले ली। और यहाँ के जो मूल जो मुस्लिम है, उसमें से कुछ लोग ऐसे हो गए जो उनको शरण देना लग गए। बाकी तो यहाँ का जो स्थानीय मुसलमान है, मेरे यहाँ में आपको बताता हूँ, मेरे गढ़ी क्षेत्र की मैं बहुत बड़ी तारीफ करता हूँ। वहां पर गढ़ी एक मेरा ऐसा गांव है, परतापुर के अंदर बाहर से लोग आए, कभी कभी दंगा हो जाता है, लेकिन गढ़ी एक ऐसा गांव है कि आज दिन तक वहाँ स्थानीय मुसलमान के अलावा कोई भी वहाँ बसा नहीं। उनकी मस्जिद में स्थानीय लोगों के अलावा दूसरे कोई बाहर से आए उसकी रसीद भी नहीं कटी। आप आओ नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ मंदिर की मस्जिद में आपको सदस्यता नहीं दी जाएगी कि भाई आप रसीद कटवा के सदस्य बनोगे। भले हमारा गढ़ी, प्रतापपुर कहीं का भी हो आसपास है, लेकिन इनका एक हमारा सारा मॉनिटरिंग हमारी रहेगी। आप आइए, नमाज पढ़िए, मस्जिद है, सबकी है। तो देखो आज दिन तक गढ़ी में कभी हमारा हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। सब मिल करके रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, हमारे त्योहार हम बुआते हैं, मुझे भी बुलाते हैं, मैं भी जाता हूँ। इतना स्नेह बना हुआ सबका। तो देखो वो कहीं ना कहीं वो स्थानीय मूल जो यहाँ के हैं, इसलिए इनके मन में हमारे सभी लोगों के साथ में रहने की इनकी भावना है। तो ये चीजें होती हैं, परंतु अपना तो जो मूल उद्देश्य है, बस दो तीन बातें हैं जो आपको मैंने बता दी कि अपना तो भारत माता की जय है, और भारत माता को हम परम वैभव तक पहुंचाएंगे। विश्व गुरु बनना, बनते हुए हम देखना चाहते हैं। तो विश्व गुरु बन जाएगा तो फिर अखंड भारत वैसे ही बन जाएगा। क्योंकि जितने भी टूट टूट के गए हैं, सबको फिर मोदी जैसा हमारे नेता है, बेटे हैं, सबको घेर के वापस भारत में ले आएंगे। ऐसा है सपना। उसको आप और हम सब ऐसा प्रयास करें, मन में सभी लोग सोचें, जो भी अपने इस देश के, हम पैदाइश से हमारा मन में एक सपना ये होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं। भारत माँ को विश्व गुरु बनाने में हमारी क्या ताकत है, लेकिन विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे मन में भावना होनी चाहिए, अंदर ये होना चाहिए कि मेरा भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। तो वो शक्ति है, आराम से ऊपर भगवान है अपने देवी देवता के पास, हमारी जो मन की वेदना वो उनके पास जाएगी, और उस शक्ति से भारत माता परम वैभव तक पहुंचेगी। अखंड भारत का निर्माण वो करे। पर हम सोचेंगे नहीं देश के बारे में कभी। हम खा रहे हैं, हम पैदा हुए, तो हमें हर आदमी को सोचना चाहिए कि यार अखंड भारत बनना चाहिए, बस इतना ही करना है। देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में हर भारतवासी अगर सोचने ही लग जाए मन में कि मुझे तो भारत, अखंड भारत को देखना है, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी, इस अखंड भारत को बनाने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और मैं हर आदमी को यही कहता हूँ, भैया आपने 24 घंटे में सोते समय एक बार मन में ये तय कर लो कि भारत अखंड भारत बनना चाहिए, विश्व गुरु बनना चाहिए।
भारत माता परम वैभव प्रपंच, इतना मन में सोचने की आवश्यकता है। ये विचार जो हमारे अगर आम आदमी के बदल जाएंगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होने वाला है। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसी बात करने का मौका मिले, अवसर मिलता है, तो आपको ये बात हमें रखनी चाहिए कि इस चीज को हम कैसे प्राप्त करेंगे। ये भी आपका एक प्रश्न है। कई सारे विधायकों से आप मिलोगे, पक्ष विपक्ष से मिलोगे, लेकिन आप इनसे प्रश्न करोगे कि भारत माता को परम वैभव तक आप कैसे पहुंचोगे, अखंड भारत के निर्माण के बारे में आपका क्या कहना है, तो आप बहुत सारी चीजें आपके पास आएगी। जैसे हमने आपको दी, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी और आपको एक नया अध्याय मिल रहा है। मानो आप इस चीज को आपने कई लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे, लेकिन शायद ये बात आपको किसी ने कही नहीं कही, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा है। और आगे और समय है, हम सब मिल करके, आपका विजन है, अच्छा है, और मुझे भी अच्छा लगा आपके विजन को देख करके। तो आप और हम सब मिल करके आपके विजन को हम आगे भी बढ़ाएंगे, और जहाँ हमारी आवश्यकता हो निश्चित रूप से आप हमें अपनी बात को रखना। समय समय पर आपसे बिल्कुल हम मुलाकात करते हुए आप और हम सब आगे बढ़े, और बस वही अखंड भारत मन मैं में। लास्ट आपकी तरफ से आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? मेरे क्षेत्र के लिए तो मैं सभी तरह से गढ़ी विधानसभा को, बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा है, ठीक है, और लोकसभा के अंदर हमारी 8 विधानसभा, 3 डूंगरपुर की आती है। मेरा एक ही सपना है कि मैं इन 8 विधानसभाओं में से गढ़ी विधानसभा को विकसित बनाना चाहता हूँ, एक मॉडल विधानसभा बनाना चाहता हूँ। मॉडल विधानसभा का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहे। 100% तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम मॉडल विधानसभा की, आप अभी एक बार आओ और बांसवाड़ा में पूछो कि यार सबसे बढ़िया विधानसभा कौन सी है, तो आप एक बार आप मन में करोगे कि नहीं मेरे को तो बांसवाड़ा, तो यार गढ़ी विधानसभा का क्षेत्र देख लेते हैं कैसा है भाई, क्या मॉडल बना कि नहीं बना। तो आपको वहां आने से लगना चाहिए कि वहाँ यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, जो भी आवश्यक है आम आदमी की, किसान की, वो सारी चीजें परिपूर्ण से आपको देखने को मिलेगी। तो आप भी मुझे कहोगे कि नहीं आपने अपना काम पूरा कर दिया। और ये ही मेरा सपना है कि मैं गढ़ी विधानसभा को एक मॉडल, एक नया मॉडल, और एक अच्छी और एक विकसित, शिक्षित और स्वस्थ और स्वच्छ विधानसभा बने, ये मेरा एक लक्ष्य है, और उसमें मैं बिल्कुल लगा हुआ हूँ, और बहुत जल्दी हम उसका रिजल्ट प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। तो ये थे हमारे साथ गढ़ी विधानसभा के विधायक कैलाश जी, जिन्होंने अपने विचारों के बारे में बताया, अपने क्षेत्र के बारे में बताया, और बजट में क्या कुछ जनता के लिए दिया गया है सरकार की तरफ से, वो सारी चीजें इन्होंने स्पष्ट तरीके से हमें बताई। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए विधायक के साथ, एक नए क्षेत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।